एक जो चीज तुमने बहुत अच्छी की तुम्हारे ड्रॉप ईयर में, जो तुम्हें लगता है कि अगर पहले की रहती तो काफी अच्छा रहता। यही पॉइंट था सर कि मैंने ड्रॉप ईयर्स में एनसीईआरटी पे बहुत ध्यान दिया, मतलब बाकी सब चीज़ छोड़ दी। ऐसा होता है ना कि 10 किलोमीटर भगने वाले बंदे को आप 100 किलोमीटर भगा रहे हो तो उसमें कुछ टाइम तो लग ही जाता है। कोई ऐसी एक मिस्टेक है जो तुमने की, फ्यूचर नीट एस्पिरेंट्स ने नहीं करनी चाहिए? ह्यूमन ब्रेन की एक साइकोलॉजी होती है, कोई भी चीज़ टफ कुछ अलग होती है तो अपन उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। वो चीज़ एमबीबीएस में आने से रोक रही थी मेरे को, तो उसमें नहीं जाना है। अपन को जो बेसिक जितना सिलेबस है उतना ही पढ़ना है, फालतू का नहीं पढ़ना है। वो तो उतना भी नहीं पूछ रहे जितना सिलेबस में है। कुछ लोग शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, बट मुझे लगता था ये अपने नोट्स को ही इतनी बार पढ़ लो कि फिर अपन को एक मेमोरी हो जाती है कि हाँ मेरे इस पेज में यहाँ पे ये लिखा है, तो उससे कंप्लीट रिवीजन हो जाता है। मतलब मल्टीपल टाइम रिवीजन देते हैं तो उससे सिलेबस ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो जाता है। एक एवरेज बच्चा जिसके पास नॉर्मल आईक्यू है वो डॉक्टर बन सकता है तुम्हारे हिसाब से इजीली? बहुत इजीली, अगर वो एवरेज है, क्योंकि उसने कभी ट्राई नहीं किया, कभी खुद को उस लिमिट तक पुश ही नहीं किया। इन टुडेज एपिसोड ऑफ साइनैप्स हिंदी आज के हमारे गेस्ट है आयुष शर्मा, वन ऑफ माय जूनियर्स फ्रॉम एम्स नागपुर। आयुष ने मुझे बताया है कि कैसे उसने एक अलग कोर्स ज्वाइन कर लिया था अपने पेरेंट्स के कहने पर, लेकिन उसकी एमबीबीएस करने की चाह इतनी ज़्यादा थी कि उस कोर्स को छोड़कर अपने ड्रॉप ईयर में कड़ी मेहनत से, कड़े परिश्रम से उसने 696 मार्क्स स्कोर किए नीट 2024 में। विद दिस अमेजिंग स्कोर उन्हें एडमिशन मिली एम्स नागपुर में। आयुष ने हमें बताया कि कैसे उसने अपनी गलतियों से सीखकर अपने ड्रॉप ईयर में वो इम्प्लीमेंटेशंस किए, जिसके कारण उसे ये अमेजिंग स्कोर मिल पाया। इसके साथ साथ हमने ढेर सारी कॉलेज लाइफ की बातें भी की है, नीट स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस किया है, एमबीबीएस और नीट के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये भी हमने डिस्कस किया है। आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉय दिस पॉडकास्ट। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू, क्लिक ऑन दैट सब्सक्राइब बटन एंड लेट्स बिगिन साइनैप्स हिंदी। सो वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सर फॉर हैविंग मी। कैसा लग रहा है तुझे अभी? अच्छा लग रहा है सर, मतलब नीट के प्रिपरेशन के टाइम पे मैं भी ऐसे काफ़ी पॉडकास्ट देखता था, एंड टुडे आई एम सिटिंग हियर। मैं भी मतलब मेरे कॉलेज के सीनियर के साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इट फील्स गुड। अच्छा, डर वर लग रहा है तेरे को? हाँ, लाइक मेरा इतना कैमरा इंट्रोडक्शन पहले हुआ नहीं है तो थोड़ा सा तो कैमरा नर्वस हो, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं। बाकी सब सही है। हाँ। मुझे ये बताओ कि जो नीट की प्रिपरेशन फेज है उसके पहले से तुम स्टूडियस थे या फिर उस फेज में ही तुम स्टूडियस बने? मतलब जैसे होता है कि कुछ एक नॉर्मल नीट एस्पायरेंट है, स्पेशली दोज हु आर इन एम्स, तो वो अपने +2 से भी काफ़ी मतलब 9-10 से ही काफ़ी कॉन्शियस रहते हैं। बट मेरे साथ तो बिल्कुल उल्टा था। मैं तो मतलब मुझे कुछ होश ही नहीं था 12th के टाइम, तो मैंने इतना ना तो ध्यान दिया, ऐसे ही नीट के अटैम्प्ट्स दिए मैंने। फिर 12th के बाद भी मैंने मतलब एक अदर कोर्स ऑप्ट कर लिया था। पापा ने कहीं और एडमिशन करा दिया, उनको लगा कि हाँ मतलब एक फ्लो नहीं टूटना चाहिए। बट फिर मैंने बीच में वो स्किप किया और फिर खुद को मतलब बिल्कुल छोड़ दिया एंड नीट के तरफ अलाइन किया सीरियसली। आई वाज लाइक कि नहीं, आई वांट टू बी अ डॉक्टर, एंड मैं नहीं चाहता जहाँ मैं अभी हूँ। तो फिर मैंने उसके लिए 2 साल प्रिपरेशन करी एंड फिर देन आई गॉट 12th के बाद मैंने वो कोर्स में एडमिशन करवा दिया पापा ने, बट मैंने फिर उसको बीच में छोड़ दिया। आई वाज लाइक कि अगर मैं इसको लंबा खींचा तो फिर मैं यही रह जाऊंगा जो मैं चाहता हूँ। आई वॉज नॉट हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। और उस टाइम फिर मैंने छोड़ के फिर मैंने कोचिंग का डिसाइड किया और मैं कोचिंग के लिए कोटा चला गया। और फिर मैंने 1 साल बहुत सिंसियरली प्रिपरेशन करी, बट उस साल लास्ट ईयर मेरा स्कोर 602 रह गया। मतलब जब मैंने मार्क्स कैलकुलेट करे तो मुझे लगा हो जाएगा इतना, तो क्योंकि उससे लास्ट ईयर 595 समथिंग कट ऑफ था, तो ऑल इंडिया कोटा से कहीं भी एक जीएमसी सीट मुझे मिल जाएगी। लेकिन फिर जैसे ही ऑल इंडिया रैंक आई तो आई वाज शॉक कि वो तो 27,000 समथिंग पहुंच गई। उतना तो मिलेगा नहीं। उस साल का टॉप जनरल कैटेगरी की 610 के समथिंग गई, तो 2 क्वेश्चन से मैं ऑलमोस्ट रह गया। तो फिर अब तो कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने वो भी छोड़ दिया, यहाँ भी रह गया। तो फिर मैंने फिर से प्रिपरेशन का डिसाइड किया, मैं फिर से कोचिंग करी एंड देन फिर इस साल नीट में मेरे 696 स्कोर आया और मुझे एम्स 696 काफ़ी इम्प्रेसिव स्कोर है। कैसा लगा तुम्हें एम्स में आके? सर मतलब अच्छा लगता है, जैसे अपन एम्स के मेन गेट से एंट्री करते हैं और आईपीडी बिल्डिंग में दैट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लिखा दिखता है, तो बहुत सारे जितने भी गुड वाले हार्मोन्स होते हैं वो एक साथ रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। नाइस कॉन्ग्रेचुलेशंस इस बड़ी अचीवमेंट के लिए। थैंक यू सो मच। ये एम्स तुम्हारा प्रेफरेबल एम्स है या फिर कोई और एम्स तुम्हें चाहिए था? नहीं सर, मतलब ऑफकोर्स जो एम्स ओल्ड होता है उसको ही प्रेफर करते हैं, बट ओल्ड में भी ये वाला एम्स कई जो 2012 एम्स है उससे
मतलब जल्दी क्लोज हुआ है और मैं चाहता था थोड़ा घर के क्लोज मिल जाए, बट उसके बाद फिर यही। कौन सा प्रेफर करते तुम, अगर कोई भी ले सकते तो? मतलब एम्स ऋषिकेश, बट मेरी वो उतना तो वो उसकी कट ऑफ तो थोड़ी अब हो गई, उसके बाद एम्स नागपुर ही क्लोज हुआ था कुछ अभी जैसे तुम्हारा रैंक ओपनर जो है वो तो ऑल इंडिया रैंक 60 है, ऑल इंडिया रैंक। तो कुछ मुझे लगता है कुछ सालों में एम्स बहुत ही ज्यादा, कुछ सालों में मैं भी यहाँ आके रियलाइज हुआ। वो तो सब मैं काउंसलिंग में घर से सोच रहा था, बट मैंने यहाँ के देखा मेरे बैच में 60, 200, 300 3 डिजिट के काफ़ी रैंक होल्डर्स हैं। और फिर मैंने यहाँ के एटमॉस्फेयर भी देखा तो मुझे मतलब काफ़ी वो लगा कि हाँ मेरी डिसीजन बेटर था। तुम्हारा रैंक कितना था? मेरा तो सर 696 स्कोर पे 1824 ऑल इंडिया। 1824। अगर यही रैंक यही स्कोर 2019 में जब मैंने दिया रहता तो शायद वो 3 डिजिट रैंक होता या फिर 2 डिजिट भी हो सकता था। इवन सर पिछले साल के कंपैरिजन में भी मैं जब स्कोर कैलकुलेट किया तो मुझे लगा हाँ अंडर 500 के 500 या के आसपास तो मैं कहीं ना कहीं आ जाऊँगा 500 600, बट जैसे ही रैंक आई वाज लाइक ठीक। और मेरा टारगेट तो था भी नहीं, मैं तो 650 लेके चल रहा था। आई वाज लाइक ज़्यादा हवा में नहीं उड़ना है, अपन को वैसे ड्रॉपर है, एक जीएम से सीट मिल जाए दैट्स इनफ। बट अब लगता है कि अगर मैं 650 आते तो फिर वही 602 वाला सीन हो जाता है कि पिछली साल 602 आए, कट ऑफ 610 चली गई, इस साल 650 आए, कट ऑफ 650 चली गई। तो थैंक गॉड कि मैं वो मतलब वहाँ से ऊपर तो आए। क्यों लगता है तुम्हें कि इस साल कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई? सो उसका प्राइम रीज़न तो यही था कि पेपर इजी था इन कंपैरिजन टू द पिछले सालों के कंपैरिजन में। प्लस ये जो सेक्शन ए सेक्शन बी कर दिया तो उसमें सेक्शन बी में ऑप्शंस दे दिए, उसका भी था जो इस साल हटा दिए। तो आई थिंक पिछले साल के कंपैरिजन में कट ऑफ इस साल से तो कम ही जानी चाहिए। और मतलब रिसोर्सेज सबके पास हो गए हैं, ऑनलाइन रिसोर्स हर कोई इजीली ले पा रहा है और कोचिंग्स अफोर्ड कर पा रहा है, जो पहले के आज से कुछ साल पहले तो नहीं था इतना ऑनलाइन का, जब से कोविड के बाद से आया। तो हर कोई प्रिपरेशन कर रहा है, तो आई थिंक इस वजह से कट ऑफ जाता है। कोचिंग एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है तुम्हें लगता है? हाँ सर, मतलब करता है। जैसे कोचिंग से जो टीचर्स थे उनका गाइडेंस, और कोई भी सब्जेक्ट होता है तो उनको वो बताते हैं कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट क्या है। और अगर जैसे अपन देखते हैं नीट में हर साल कुछ ना कुछ सिलेबस में चेंज करते रहते हैं लोग, कभी कोई टॉपिक हटा दिया, कभी कोई फॉर्मेट चेंज कर दिया, तो सब कोचिंग के टीचर्स ध्यान रखते हैं, तो अपन को उसमें फालतू दिमाग नहीं लगाना होता। और काउंसलिंग के टाइम भी काफ़ी हेल्प करते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कोई अच्छी ऑफलाइन कोचिंग ही करो, जो भी अगर आप जितना भी मतलब कर सकते हो कुछ भी ऑनलाइन ज्वाइन कर लो, बट कुछ ना कुछ ज्वाइन करना चाहिए। थोड़ा डिसिप्लिन भी रहते हैं कि हाँ क्लासेस है, जाना है, मॉक टेस्ट हो रहे हैं, जो मॉक टेस्ट के स्कोर है उससे भी काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मतलब मैं इतना चल रहा हूँ, कट ऑफ इतनी जा रही है तो मैं अच्छा ही करूँगा। लास्ट के टाइम जैसे नीट से 15 डेज 20 डेज प्रायर कॉन्फिडेंस इसी चीज़ से आता है कि हाँ पूरे साल मेरा स्कोर 650 अबव या जितना भी चाहिए चला है, तो मैं एग्जाम में भी अच्छा करके आऊँगा। नाइस नाइस। और अगर जो कोई बंदा कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, वो सेल्फ स्टडी कर रहा है, तो उसको तुम क्या टिप देना चाहोगे कि डिसिप्लिन एक कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन की जाए? हाँ, तो मतलब कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोचिंग वाले अच्छा करते हैं, सेल्फ स्टडी वाले भी बहुत अच्छा करते हैं। और ये तो बेटर है कि सेल्फ स्टडी कर रहे हो और आप इतना मतलब आपको लगता है इतना सेल्फ डिसिप्लिन हो, तो ये अच्छी बात है। और देखा जाए तो जैसे मतलब एक शेड्यूल फिक्स कर लो, जो शेड्यूल अपन को कोचिंग प्रोवाइड करता है वो अपन खुद से ही क्यों ना फिक्स करे। और कोई भी सेल्फ स्टडी कर रहा है और नीट की प्रिपरेशन कर रहा है तो एटलीस्ट वो टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन करता ही है, तो खुद के सिलेबस को टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग अलाइन करो, रिविजन्स को जो फिर लास्ट में मेजर टेस्ट होते हैं उनके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो, तो उससे डिसिप्लिन होता है। जब तुम नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे ड्रॉप ईयर के बाद, तो शेड्यूल क्या रहता था उसे एक साल में? सर मतलब मेरी तो मैं कोचिंग में था तो मॉर्निंग में मेरी क्लासेस होती थी, तो सुबह उठ जाता था मैं लाइक अराउंड 6:37 और 7:30 से क्लासेस होती थी, तो मैं क्लासेस में गया, फिर 1:30 के अराउंड आया, आके फिर लंच किया, फिर थोड़ा रेस्ट किया, फिर पढ़ने बैठ गए। फिर शाम को मतलब 7-8 के आसपास कहीं बाहर फ्रेंड्स के साथ थोड़ा घूम लिया, कुछ इधर उधर जाया, फिर उसके बाद आया, डिनर किया, फिर पढ़ने बैठ गए। और फिर रात में मतलब ऐसा कुछ सोने का मैं अलार्म यूज़ नहीं करता था, ऐसा था जब बहुत तेज़ नींद आ रही है सो जाओ, फिर अपने आप जब आँख खुल जा रही है तो उठ जाओ, ऐसा खुद को फोर्स नहीं करता था। स्लीप के साथ मैं ज़्यादा शेयर नहीं करता था। तुम्हें लगता है स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है? स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये मैंने करके देखा था कि जैसे अपन को ऐसा लग रहा है कि अपन पूरी रात पढ़ रहे हैं, एक अंदर से आ रहा है कि हाँ मैं तो रात भर जग के पढ़ रहा हूँ, बट उसका कोई सेंस नहीं निकलता, बाद में फिर ऐसा इतना प्रोडक्टिव नहीं हो पाते। तो एक प्रॉपर स्लीप तो इम्पॉर्टेंट है ही, इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रिपरेशन। कोई ऐसी एक मिस्टेक है जो तुमने की और तुम्हें लगता है कि
फ्यूचर नीट एस्पिरेंट्स ने नहीं करनी चाहिए? हाँ, मैं तो बीइंग अ ड्रॉपर मैंने तो हर मिस्टेक करके देख रखी जिससे सिलेक्शन नहीं होता। तो उसमें भी जैसे मैंने फिज़िक्स जब नीट की प्रिपरेशन का स्टार्ट किया तो मैंने फ़िज़िक्स के लिए ही शुरू में एच सी वर्मा खरीद लाया। और ऐसे जो होते हैं ना टफ बुक्स, एक ह्यूमन ब्रेन की एक साइकोलॉजी होती है, कोई भी चीज़ टफ कुछ अलग होती है तो अपन उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, जबकि अपन को शुरू में पता नहीं होता क्या करना होता है। और कोई चीज़ सिंपल और जो सब कर ले रहे हैं तो अपन को लगता है अरे हाँ ये तो ऐसा है, मतलब अपन एक टफ चीज़ की तरफ ज़्यादा भागते हैं। तो मैं भी शुरू में एच सी सॉल्व कर रहा हूँ, एक ऐसा होता है अंदर से फील गुड, हाँ देखो इतने फिजिक्स के टफ क्वेश्चन मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ। और फिर ऑर्गेनिक में भी एम एस चौहान और ऐसे, जबकि मैं NCERT नेग्लेक्ट कर रहा था। बायो में भी जो मॉड्यूल के जो चीज़ें मैं यहाँ MBBS में आके देख रहा हूँ, कई सारी चीज़ें मैं पहले ही देख रहा था कि इसका क्या सेंस, वो चीज़ MBBS में आने से रोक रही थी मेरे को। तो उसमें नहीं जाना अपन को, जो बेसिक है कि हाँ जो NCERT के जो जितना सिलेबस है उतना ही पढ़ना है, फालतू का नहीं पढ़ना है। वो तो उतना भी नहीं पूछ रहे जितना सिलेबस में, कई चीज़ें स्किप कर देते हैं। तो सिलेबस ओरिएंटेड रहना है, मेन बात तो ये जो मैंने देखा। कोई कौन सी पर्टिकुलर बुक्स है फॉर फिजिक्स जो तुम्हें रेफर करनी चाहिए? अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप एफिलेटेड हो तो जितना टीचर करवा रहे हैं और उसका मटेरियल वो अभी के टाइम पे तो मोर देन सफिशिएंट। फॉर केमिस्ट्री के लिए तो फिर NCERT और कोचिंग के नोट्स, जिसमें भी ऑर्गेनिक के NCERT तो आज के टाइम पे मतलब सेम बायो के NCERT की तरह ही ट्रीट करना है उसको, एक पॉइंट टू पॉइंट, जैसे मतलब जो अपन देख रहे हैं लाइन है जिस एक फुल स्टॉप से दूसरे फुल स्टॉप, तो वो अपन को ऐसे एनालाइज करना है कि इसमें कोई AR बन सकता है क्या, ये जो सेंटेंस है इससे कोई स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बन सकता है। अगर लग रहा है हाँ बनता है तो मैं NCERT में साइड में वही बना के खुद लिख लेता था। NCERT को मॉडिफाई मैंने किया था, तो लास्ट टाइम पे भी मैं फिर NCERT जल्दी रिवीजन हो जाता है, खुद के हाथ का लिखा होता है साइड में। तो जैसे तुम कह रहे हो कि टेक्स्ट को पढ़ो और उससे क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं वो तुम निकाल लो, ये तो एक्टिव रिकॉल का एक पार्ट हो गया। एक्टिव रिकॉल तुम जानते थे तब? मुझे पता नहीं था मैं एक्टिव रिकॉल तुम कर लेते, पर मुझे पता था कि ऐसे कोई स्टडी टेक्निक तुम यूज करते थे क्विक स्टडीइंग के लिए? क्विक स्टडीइंग के लिए यही हो गया ना सर कि NCERT को मॉडिफाई कर लेता था खुद के नोट्स जो काफ़ी सारे हो जाते थे, तो उसको मतलब कुछ लोग शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, बट मुझे लगता था ये अपने नोट्स को ही इतनी बार पढ़ लो कि फिर अपन को एक मेमोरी हो जाती है कि हाँ मेरे इस पेज में यहाँ पे ये लिखा है। कोई चीज़ टफ है तो बाद में मार्क कर लो, फिर जब पढ़ते टाइम अपन स्किप कर देते हैं हाँ ये तो आता है। फिर जो भी हाईलाइटेड है कि हाँ ये चीज़ क्वेश्चन टफ है मुझसे हुआ नहीं था, तो सिर्फ उसको सॉल्व कर लो, तो उससे कंप्लीट रिवीजन हो जाता है। मतलब मल्टीपल टाइम रिवीजन देते हैं तो उससे सिलेबस ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो जाता है। एक जो चीज़ तुमने बहुत अच्छी की तुम्हारे ड्रॉप ईयर में, जो तुम्हें लगता है कि अगर पहले की रहती तो काफ़ी अच्छा रहता? यही पॉइंट था सर कि मैंने ड्रॉप ईयर्स में NCERT पे बहुत ध्यान दिया, मतलब बाकी सब चीज़ छोड़ दी। मुझे इतना लगता था कि सिलेक्शन तो NCERT से हो ही जाएगा। अब जितना मेरे पिछले साल ड्रॉप का एक्सपीरियंस था, जब मैं पेपर्स देख रहा था कि तो NCERT पे बहुत ध्यान दिया पूरा, मतलब मेरी NCERT पे जितना काम कर सकता था मैंने किया, और टेस्ट को अच्छे से एनालाइज किया। पहले मैं टेस्ट दे के आ गया, फिर थक गया या कुछ भी ऐसे छोड़ देता था, इतना मतलब हैबिट नहीं था। इट वाज लाइक कि कभी स्टार्टिंग से इतना पढ़ा ही नहीं। ऐसा होता है ना कि आप एक जो हु कैन रन 10 किलोमीटर यू एक्सपेक्टिंग हिम टू रन 100 किलोमीटर्स, सो उसके लिए आप प्रैक्टिस में कि 10 किलोमीटर भागने वाले बंदे को आप 100 किलोमीटर भगा रहे हो तो उसमें कुछ टाइम तो लग ही जाता है। हाँ। और मेरे ड्रॉप ईयर्स थे। नाइस एनालॉजी। तुम्हें क्या लगता है कि जो लड़के बहुत होशियार रहते हैं, जैसे क्लास में बहुत बैक बेंचर्स जो रहते हैं वो काफ़ी ब्रिलियंट रहते हैं कुछ लोग, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होता, ऐसी क्या गलती करते हैं वो कि उनका सिलेक्शन नहीं होता? मे बी कि वो जैसे मैं आपको बता रहा था मेरे HCV वाली सीन कि हाँ वो इतने इंटेलिजेंट है कि वो HCV के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बट नीट तो वो पूछ नहीं रहा। नीट तो सिंपल और कंसेप्ट ओरिएंटेड या थ्योरेटिकल क्वेश्चन में जा रहा है। तो आप जितना देखते हैं कि नीट का एग्जाम अपनी एक्यूरेसी कितने कम टाइम में आप कितनी जल्दी एक्यूरेट आंसर दे पा रहे हो वो सॉल्व कर रहा है। इंटेलिजेंस वगैरह और उसके लिए तो JEE के एग्जाम्स हैं, तो मे बी दूस गाइस। एक एवरेज बच्चा जिसके पास नॉर्मल IQ है वो डॉक्टर बन सकता है तुम्हारे हिसाब से इजीली? बहुत इजीली। वन ऑफ माय टीचर्स टोल्ड मी दैट ब्रेन इज आल्सो मसल, सो काइंड ऑफ अ मसल। जैसे अपन मसल एक्सरसाइज करते हैं तो अपने बाइसेप्स और बन जाते हैं, तो वैसे ही ब्रेन की जितनी एक्सरसाइज करते हो तो अपन वो न्यूरॉन्स के कनेक्शन आके बढ़ते हैं अपन,
फिर अलग अलग, तो खुद को मॉडिफाई करता है ह्यूमन बॉडी या ब्रेन एज पर योर नीड। अगर आप उसे अपने सर्टेन कंडीशंस में डालोगे, कभी पढ़ोगे ही नहीं तो फिर कैसे इम्प्रूव होगे? मतलब कुछ एक तो रेजिस्टेंस देना पड़ेगा, तभी उसको अपन कैपेबल बन पाते हैं। जैसे एवरेज या कुछ ऐसा कुछ होता नहीं है आई थिंक। वो अगर वो एवरेज है क्योंकि उसने कभी ट्राई नहीं किया, कभी खुद को उस लिमिट तक पुश ही नहीं किया। क्या फेवरेट सब्जेक्ट था तुम्हारा 12th में? सर उस टाइम तो जब मैं नीट की प्रिपरेशन नहीं था तो ऑफकोर्स बायो था, बट जब मैं पढ़ने लगा, सब्जेक्ट जानने लगा, तो मुझे फिजिक्स काफ़ी अच्छी लगने लगी। अब तक मैंने जितने लोगों को पूछा सबका फेवरेट फिजिक्स था। तो फिजिक्स में सर ऐसा था कि एक बार कंसेप्ट आ जाए तो फिर रिवीजन की भी जरूरत नहीं थी। लास्ट के टाइम पे तो मैं कई सारे टॉपिक्स छोड़ गया था कि पता है वही बेसिक कंसेप्ट है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए मैं सॉल्व करके आऊंगा। तो बेसिक मेंटल एबिलिटी है कि एक बार कंसेप्ट पता चल जाए उसमें 100 क्वेश्चन तुम बना तो उसके लिए फिर ऐसे मतलब रिलैक्स हो जाते थे, फिजिक्स को इतना रिवीजन की जरूरत नहीं थी। तो फिजिक्स तुम्हें बहुत पसंद था। अभी कौन से, जो फर्स्ट ईयर में कौन से 3 सब्जेक्ट्स होते हैं? सो फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। और उसमें से सबसे गंदा तुझे कौन सा लगता है? सर गंदा तो मुझे थोड़ा मतलब फिजियो लगता है। ऑफ कोर्स फिजियो के टीचर्स ना देखें इस वीडियो मतलब वो थोड़ा ऐसे उसमें बहुत सारे स्मॉल कंसेप्ट्स दुनिया भर के हो जाते हैं, तो फिर उसको मेमोराइज करना, याद करना। या अभी मैं थोड़ा ऐसे पोस्ट नीट यूफोरिया में हूँ कि हाँ एम्स में आ गया तो मैंने पढ़ा भी नहीं था। अभी फर्स्ट असेसमेंट था, मैंने सब बस पास कर लिया, सारे पासिंग मार्क्स आ गए, वो भी सीनियर्स ने जो इम्पोर्टेंट दे दिया। फेवरेट सब्जेक्ट क्या है फर्स्ट ईयर का? मुझे तो एनाटॉमी क्या डिफरेंस है नीट में और एमबीबीएस में? अभी तुम्हें 3 महीने में जितना फील हुआ है तुम्हें? डिफरेंस तो बहुत है, सिलेबस का डिफरेंस है। यहाँ ऐसा लगता है कि ये लोग नीट के 2 साल का सिलेबस 2 महीने में पढ़ा देते हैं। 2 महीने में खत्म हो गया। 10 गुना से भी ज्यादा है सिलेबस। बहुत है, पर इतना है कि मतलब नीट में कुछ पता नहीं रहता था कि अपन बोल देते हैं कि हाँ प्री मेडिकल है, पर उसका कोई सेंस नहीं था। अब कुछ है, कुछ उस नॉलेज का काम आया तुम्हें, बायोलॉजी की नॉलेज का यहाँ पे? सर मतलब जैसे अपन आते ही हैं फर्स्ट ईयर में, तो कई सारी चीज़ें जो बेसिक होती है वो तो 12th की रहती हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन और कई सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो अपन यहाँ आके देखते हैं। और बायोकेम में भी ओसोजोन्स वगैरह जो अपन ने नीट के टाइम देखे थे वो यहाँ के प्रैक्टिकल्स में आता है, तो थोड़ा बहुत तो आता है। तो कुछ लोग जो एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं उनको यहाँ लगता है कि हाँ मैंने देखा है। ओके। कोई हॉबीज थी तुम्हारी? सर मुझे तो स्पोर्ट्स ही पसंद था, वो भी मतलब स्कूल टाइम पे। कौन सा स्पोर्ट्स? मैं रोल बॉल में मैंने 2 बार स्टेट खेला था। रोल बॉल स्केट्स पहन के हैंडबॉल खेलते हैं उसके में। ओके। स्केटिंग मुझे काफ़ी पसंद था और बास्केटबॉल भी खेल लेता था, फुटबॉल भी। अभी खेलते हो कुछ? अभी हाँ सर, अभी मतलब यहाँ पे आके वॉलीबॉल वगैरह मैंने सीखना शुरू किया है, कुछ अलग गेम, फुटसल और इंडोर में फुटबॉल भी मैंने यहाँ के फर्स्ट टाइम सीखा। फुटबॉल ऐसी फैसिलिटीज कभी देखी थी तुमने? नहीं सर, यही यहाँ तो मतलब हर चीज़ अवेलेबल रहती है। यूट्यूब पे अपन वीडियोस देखते हैं कि हाँ, तो यहाँ के लगता है है सच सही में। देखा था एम्स का वीडियो? बहुत देखे थे सर मैंने। अच्छा, सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी इस कैंपस के बारे में तुम्हें? सर सबसे अच्छी चीज़ यहाँ की ग्रीनरी, और मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। ग्रीनरी तुम्हें ज़्यादा अच्छी लगी? और एक चीज़ जो इम्प्रूव करनी चाहिए हमारे कॉलेज ने ओवरऑल, एकेडमिक्स एंड कैंपस एंड एवरीथिंग के ओवरऑल, तो सर जैसे मुझे ऐसा लगता है कि बास्केटबॉल वॉलीबॉल कोर्ट 1-2 और होनी चाहिए। 1-2 और सीनियर खेलते हैं तो फिर हम साइड में खड़े रहते हैं। अच्छा, कभी रैगिंग हुई है तुम्हारी? सर जैसे ऐसे तो रैगिंग तो नहीं हुई यहाँ, मतलब मेरे और अदर कॉलेजेस के फ्रेंड बताते हैं, तो मेरे तो इतना कुछ नहीं था। यहाँ पे एक इंटरेक्शन ही था सीनियर्स के साथ, और वो मुझे लगता है कि वो सही भी था। जैसे फर्स्ट ईयर में आते हैं तो इतने डिसिप्लिन या प्रोफेशनल नहीं होते, जैसे सीनियर मना करते हैं कि लाइब्रेरी में मत जाना, तो शुरू में तो हमें लगा कि ये क्यों मना कर रहे हैं। फिर बाद में ऐसे रियलाइज़ हुआ हाँ कि मतलब हम वहाँ जाके ऐसे होता है ना कि फर्स्ट ईयर वालों में होता है नई चीज़ें देखना, तो उससे वो काइंड ऑफ थोड़ा अनडिसिप्लिन या हो जाते हैं, तो उससे एक प्रोफेशनलिज्म या डिसिप्लिन डेवलप होता है, तो बेटर है वो, मुझे ऐसा फील। और क्या रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे तुम पे? सर सबसे ख़राब जो मुझे लगता है कि जिम नहीं जाना। जिम नहीं जाना, ये कौन बोलता है? मतलब वो ऐसे कहते हैं कि मान लो जिम में इक्विपमेंट है वो लिमिटेड है, कितना भी बड़ा जिम कर लो, उस टाइम पे नहीं जाना है। उस टाइम पे नहीं जाना, क्योंकि ये तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, 5 बैचेस एक साथ नहीं। पर ऐसा तो मना कोई नहीं कर सकता। नहीं, ऐसे कोई ऐसे रेस्ट्रिक्शन तो बहुत नहीं है। कोई करेगा तो बताना। ठीक है। बाकी तुम्हें जिम जाना पसंद है? हाँ ऑफ कोर्स, मतलब ड्रॉप ईयर्स में जो एक होता है ना सेक्रीफाइस, तो लोग मेरे साथ वाले फ्रेंड्स जिम जा रहे हैं, फिटनेस, मैं बस बैठ के स्टडी, स्लीप और ईट, बस ये वाली साइकिल में था। और क्या क्या सेक्रीफाइस किया तुमने?
तो यही मतलब जैसे सोशल लाइफ सेक्रीफाइस की, कहीं भी किसी भी फैमिली फंक्शन में इतना आना जाना फिर कम हो जाता है। फिर लोग जैसे आप +2 में हो तो ठीक है, लोगों को लगता है फर्स्ट टाइम दे रहा है, फिर ड्रॉप में आ जाते हो तो ऐसा लगता है कि अभी भी वही कर रहा है फिर से, और फिर मन भी नहीं करता किसी से बात करने का या ज़्यादा। तो ठीक है, हो जाए। सोशल लाइफ पूरी सेक्रीफाइस कर दी। और स्पोर्ट्स भी गिव अप था, वो जो स्कूल के टाइम पे खेला था उसके बाद, और जो फिटनेस वगैरह थी वो भी सेक्रीफाइस, और कहीं ज़्यादा घूमना फिरना भी सेक्रीफाइस। तो काफ़ी चीज़ें मतलब छोड़ी, फिर मन भी नहीं करता कि ऐसा आता है हर बार, एक बैक ऑफ द माइंड में लगा रहता है कि आई हैव नॉट अचीव दैट थिंग येट, कुछ किया नहीं अभी फालतू बस। अभी वर्थ इट लगता है वो सबसे? अब तो बहुत वर्थ इट, अब तो मज़े ही मज़े हैं। तो मज़े ही मज़े हैं। हाँ मतलब घूमे हो नागपुर में? हाँ, थोड़ी बहुत तो घूमा हूँ काफ़ी। जो 9 to 5 तुम्हारा टाइमिंग होता है कॉलेज का, उसके अलावा में तुम क्या करते हो? सर 9 to 5 का टाइमिंग होता है, उसके लिए अब मैं 8:30 ऐसे 8:20 उठता हूँ, और 5 बजे कॉलेज से आके फिर मैं 5:30 बजे वॉलीबॉल के खेलने चला जाता हूँ। फिर 7 साढ़े 7 तक ऐसे कुछ खेला, फिर उसके बाद फिर कोई अदर स्पोर्ट्स जैसे फुटबॉल मेरा बैच खेल रहा होता है तो उनके साथ वो खेलने लग जाता हूँ, नहीं तो कुछ इंडोर गेम में आ जाता हूँ। फिर आते आधा डिनर करके और कुछ कैंपस में इधर उधर और घूमना है फ्रेंड्स के साथ, फिर आके रूम पे कभी मन किया तो पढ़ भी लेता हूँ, अभी तो नहीं पढ़ता ऑनेस्टली। फिर आके फ़ोन वोन देखना, घर पे बात करना इधर उधर। मेडिकोस के पास ये सुपर पावर होती है, एग्जाम के पहले एकदम खतरनाक तरीके से पढ़ एग्जाम के पहले अभी फर्स्ट असेसमेंट था, मैं खुद सुबह के 5 बजे 6 बजे से पढ़ के हो गया, क्लियर हो गया सब? क्लियर हो गया। चलो बढ़िया है। गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? सर अभी तो नहीं। ओके। तुम्हारे पहले एक बच्चा आया था, वो बोल रहा था कि सर मुझे कंप्लेंट है कॉलेज के बारे में कि यहाँ गर्ल्स बॉयज रेशो बहुत गंदा है हमारे क्लास में। ये तो बहुत गंदा है, सही कह रहा था वो। तुम्हें लगता है कि बॉयज ज्यादा होशियार होते हैं इसलिए ज्यादा आ रहे हैं? ऐसे डायरेक्टली तो ऐसे ऑफेंसिव बात है मे बी, पर हमारे बैच तक तो सब सही था, अभी पेपर इजी निकल गया तो बॉयज आ गए सारे। हो सकता है किसी अदर एम्स में गर्ल्स ज्यादा चली गई। हाँ ये भी हो सकता है। सही है। प्रिपरेशन के फेज में तुम्हें स्ट्रेस आता था? हाँ स्ट्रेस तो काफ़ी आता था सर, मतलब जैसे टेस्ट देते टाइम अगर मार्क्स ड्रॉप हो गए तो उससे बहुत स्ट्रेस आता था कि अब भी इतने कम मार्क्स कैसे आ रहे हैं मेरे, क्योंकि टेस्ट के मार्क्स एक रिफ्लेक्शन होते थे क्या मैं नीट में करने वाला हूँ। तो उसका मतलब अचानक से बहुत स्ट्रेस आता था। स्ट्रेस आने के बाद फिर ये होता है कि आप पढ़ भी नहीं पाते, फिर बाद में मन ही नहीं करता। तो इससे ओवरकम करने के लिए अगर मैं बताऊँ तो मतलब मेन 2 फैक्टर्स थे मेरे, फैमिली एंड फ्रेंड्स। यही घर पे कुछ भी होता था तो मम्मी को फ़ोन कर लिया, पापा को फ़ोन कर लिया, और जो मेरे साथ वाले फ्रेंड्स थे, जैसे हम 3 लोगों का ग्रुप था, 3 फ्रेंड्स का, तो तीनों से मतलब साथ में पेपर डिस्कस करना, कुछ खाना, कहीं घूमना, तो उनके साथ काफ़ी मतलब वो भी मेरे ही सेम जर्नी से गुजर रहे थे, तो 3 लोग, तो उससे काफ़ी मतलब एक होता है रिलैक्स होता था। और हम तीनों ही सिलेक्ट हो गए, तीनों ही GMC वो MBBS मिल गया। फ्रेंड्स एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है ऐसा तुम्हें लगता है? अभी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं? हाँ अभी तो मतलब जैसे कुछ मंथ्स हुए आए तो मैं मतलब सबसे बोलता हूँ, सबसे मेरी बातचीत रहती है, और कुछ फ्रेंड्स बने भी हैं अच्छे। बाकी तो इट्स अ सेइंग कि MBBS में सब सांप होते हैं, तो और आगे जाके पता चलेगा कैसे ग्रुप छोटा छोटा होगा तुम्हारा। तो अभी सोचा है तुमने कौन सी फील्ड में जाना है तुम्हें, मतलब कौन सी फील्ड चूज करनी है एज अ स्पेशलिटी? सर ये बात मतलब मैं ऐसे घर पे या किसी और फ्रेंड से कहता हूँ तो सीरियस लेते हैं, सीनियर्स के आगे बोलता हूँ तो कहते हैं अभी से इतना नहीं सोचते। तब भी बता दो। तब भी वो तो मुझे मतलब सर्जरी की फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट, सर्जिकल साइड में ज़्यादा इंटरेस्ट है, मेडिकल साइड में नहीं होती ना अभी तो कम है। अभी तो तुम्हें पता ही नहीं है। ठीक है। तुम फैमिली में पहले डॉक्टर हो? हाँ सर, फर्स्ट जैन MBBS। नाइस, दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। और मतलब काफ़ी डिफिकल्ट होता है अगर किसी का गाइडेंस नहीं है तो। हाँ काफ़ी मतलब पता नहीं होता कैसे करे क्या करे, मतलब स्टार्टिंग से ही कुछ लोग जैसे जिनके मतलब 8th 9th से प्री स्कूल मतलब 12th से काफ़ी पहले से ही लोगों को पता होता है क्या करना है, किस डायरेक्शन में कैसे पढ़ना है, कौन से रिसोर्सेज लेने हैं, तो अपन को पता नहीं था। मतलब मैं तो सोचता भी नहीं था कि ऐसा कुछ करना है उस टाइम, तो बस स्कूल डेज के मजे उसमें। ऐसी 2 टिप्स बताओ हमारे ऑडियंस को कि उन्होंने फॉलो करनी चाहिए, स्पेशली अगर कोई ड्रॉप ले रहा है उसे क्या करना चाहिए। 2 टिप्स तुम बताओ। तो ये पहली टिप तो ये होगी, चाहे ड्रॉपर हो चाहे वो +2 वाला हो, कि जितना नीट का सिलेबस है उतना ओरिएंटेड रहे, वो NCERT के बाहर ना जाए। और मेन सबसे पहले सिलेक्शन का सोचे। कई एस्पायरेंट ऐसे सोचते हैं कि मुझे AIR 1 लानी है, तो पहले प्रैक्टिकल होके चलो, अपना सिलेक्शन सिक्योर करो,
उसके बाद फिर रैंक का सोचो आप कितना अच्छा कर सकते हो। और अगर ड्रॉपर के लिए कुछ मैं बात बोलूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसे मतलब जितना भी खुद का मेंटल पीस नहीं खोना चाहिए ड्रॉप ईयर्स में, और कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। अगर अपन ने ड्रॉप ले लिया है तो फिर ले लिया है, फिर फालतू नहीं सोचना चाहिए कि मेरे इतने साल वेस्ट हो गए, ये वो कोई क्या कहेगा, कोई कुछ भी नहीं कहता। अगर सिलेक्शन हो जाता है तो पहले कुछ मतलब मेरे कुछ लोग थे जो ऐसे बोलते थे कि अब इतना हो गया, ऐसे होने वाले का तो 1-2 बार में हो जाता है, एक बार में। अब वो फिर आके मुझे कांग्रेस करते हैं कि वाह तूने गिव अप नहीं किया, ये तो 180 डिग्री ये तो बात बराबर है तुम्हारी। ले लिया आपने। तो बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके और काफ़ी गाइडेंस मिला है बच्चों को, तो आई होप कि वो लोग ये देखें। मेरा फाइनल क्वेश्चन है कि तुम्हारा एक्सपीरियंस आज यहाँ पे कैसा रहा? सर मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था, मतलब जैसे मैं बताया कि स्टार्टिंग में कि नीट के प्रिपरेशन टाइम मैं भी ऐसे वीडियोस देखा करता था, तो बाद में ऑफ कोर्स कोई ऐसे वीडियो देखता है तो खुद को इमेजिन करता है कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड में कि कभी मैं भी ऐसे जाके बोल रहा हूँ। तो हाँ मुझे अच्छा लगा, मैंने कैसे बोला, खुद की बात रखी, तो इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस और ठीक था सर।